ठीक है। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। किसमें बच्चा लोग? जंतुओं में पोषण देखना है, ठीक है। चलिए समझना है और सबसे वीवीआई है, क्योंकि जंतुओं में पोषण से आपका क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम में 100%। देखिए बाबू, अब आपको पता है जिस तरह से पेड़ पौधों में पोषण होता है उसी तरह से जंतुओं में भी पोषण होता है, ठीक है। तो अब उन्हीं पोषण को कैसे ग्रहण किया जाता है, ठीक है, और किस विधि से पोषण हमारे शरीर में पूर्ण होता है उन्हीं को समझना है। तो चलिए देखा जाए तो कोशिका के आधार पर सबसे पहली बातें देख लेते हैं। देखो कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों को जो है बाबू दो भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग क्लास 9th में सेल चैप्टर में पढ़े होंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे होते हैं जिसमें केवल और केवल एक कोशिका होता है। केवल और केवल क्या होता है? एक कोशिका होता है और उन्हीं कोशिका में सारे काम परफॉर्म होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब का आप लोग नाम सुने होंगे। ये सब क्या है? जीव एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका का होता है, ठीक है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके बाद होता है बहुकोशिकीय जीव, है ना, यानी मल्टी सेलुलर, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव वह जीव होता है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है। जैसे हम लोग हो गए, देख ले, हम लोग का शरीर ही कोशिका से बना होता है और हम लोग में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं और हम लोगों में करोड़ों कोशिकाएं मिल करके सभी काम को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक कोशिका के जीव जंतुओं के बारे में देख लेंगे कि उसमें पोषण किस तरह से होता है, फिर हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों के बारे में देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो में आप लोगों को जो है एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस विधि से होता है उनके बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए एक कोशिकीय जीव में जैसे तुम्हारा कौन कौन आ गया? तो अमीबा आ गया यहाँ पर, ठीक है, पैरामीशियम आ गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब जीव आ गया। और आप बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे तो बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन आ जाएगा? तो बाबू मनुष्य आ जाएगा, है ना, जानवर आ जाएगा, ठीक है, ईटीसी, मतलब एक इनको छोड़ करके बाकी सब जो है बहुकोशिकीय जीवों में आएगा। बस इतनी सी है और कुछ विशेष बात नहीं है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है बाबू कि देखिए अमीबा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? अमीबा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है अमीबा में पोषण। आपके एग्जाम में अमीबा में पोषण कैसे होता है वो क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। अमीबा में पोषण किस विधि से और कैसे होता है एक एक करके डायग्रामली हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात है, देखिए अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं, तो दो चार ऑप्शन दे देगा, उसमें अमीबा भी देगा या पैरामीशियम दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या है, ये सभी एक कोशिकीय जीव। हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण बाबू, है ना, अंतर्ग्रहण, ठीक है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर मिसिंग है, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अंतर्ग्रहण, इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण से लेकर के पाचन तक की क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा होता है। यानी जो है इसमें भोजन ग्रहण करना, पाचन होना, सब कुछ देखो एक एक कोशिका के अंदर होता है। और आपको बता दे कि कोशिका को हम लोग खुली आंख से देख ही नहीं सकते हैं, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो सोच लो ना कितना छोटा और सारा काम एक ही कोशिका के अंदर होता है, जबकि हम लोग में करोड़ों कोशिकाएं हैं और करोड़ों कोशिकाएं अलग अलग काम को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है कि अमीबा की आकृति, ये और लिखा गया बाबू, अनिश्चित होती है। क्या होती है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। अमीबा की आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है या अनियमित होती है, यानी इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। इसका कोई आकार क्या है बच्चा लोग? फिक्स नहीं होता है। अगर अमीबा की आकृति को तुम देखोगे बाबू, अमीबा की आकृति को देखोगे तो ऐसे मान के चलो, ये अभी अमीबा बना दिए, ये अभी अमीबा बना दिए, कभी ऐसे बन जाएगा तो कभी ऐसे बन जाएगा। कि सुनो, जैसे मन तुम्हारा बनाने का बना सकते हो। ये अमीबे है, ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे मन तुम्हारा डिजाइन जो मारने का होगा मार देना, ठीक है। ये क्या होता है? अमीबा होता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा? नहीं होता है। तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। कैसनो आकार बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझना है। तो चलिए आज के क्लास में इन्हीं के में पोषण देखेंगे कि इसमें कैसे पोषण होता है, ये किस तरह से भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है और फिर उसका अवशोषण करता है। तो आगे बढ़ा जाए। तो अमीबा बता दिया आपको, अमीबा का चित्र बनाना कैसे बनता है। तो चलिए अमीबा में पोषण के चरण देखेंगे, अमीबा में पोषण के चरण देखेंगे। चलिए पहले चरण देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को हम डायग्राम के सहायता से बता देंगे। चलिए देखिए, अमीबा अपनी सतह पर अस्थायी उंगली जैसी संरचना बनाता है। चलिए अमीबा क्या करता है? अपनी जो है जगह पर जहां जैसे था। चलिए अमीबा हम एक बना देते हैं।
उंगली जैसी संरचना बना दिया। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, उंगली जैसी संरचना बनाता है। बाबू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कौन सा संरचना है, उंगली जैसी संरचना। ठीक है, ये उंगली जैसी संरचना बनाता है। ठीक है, अब कहता है कि जिसे कूटपाद कहते हैं, याद रखिएगा कूटपाद, यहाँ पर होगा कूटपाद, पुआकर दो पाद। ठीक है, कूटपाद कहलाता है। तो याद रखिएगा एक चीज यहाँ से और पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन किस विधि से ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा कूटपाद विधि से। जितना भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है हम बता रहे हैं। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से ग्रहण करता है, तो अमीबा अपना जो भोजन ग्रहण करता है, याद रखिएगा कूटपाद विधि से। कौन सा विधि से, कूटपाद विधि से, याद रहेगा कूटपाद विधि से ग्रहण करता है। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि से ग्रहण करता है। राइट, अब कहता है कि अब कहता है इसकी सहायता से भोजन को वह घेर करके अंदर लेता है और खाद्यान्नी का निर्माण करता है और खुद गायब हो जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो उंगली जैसी संरचना बनाए, मान के चलिए यहाँ पर क्या है बाबू, भोजन है, तो क्या करेगा, भोजन को देखेगा तो ऐसे करके एक संरचना बना देगा। क्या करेगा, ऐसे करके संरचना बना देगा। तो अब भोजन को घेर लिया, जैसे यहाँ कोई खड़ा है तो चारों तरफ से ऐसे संरचना बना दिया और फिर जाके आगे से घेर लेता है। ना समझा, ऐसे संरचना बनाया, फिर जाकर के आगे से घेर लेगा तो ये इसके अंदर चल जाएगा। अब देखिए अगला आकृति में, अगला आकृति में अभी आपको दिखाते हैं। अगला आकृति में ये अंदर ही चल गया होगा। अभी यहाँ भोजन था, देखिए अभी यहाँ भोजन है, अब यहाँ भोजन है, फिर क्या करेगा, अगला आकृति में ये क्या कर लेगा, इसको इसको अपने अंदर ले लेगा। देखिए इसको अपने क्या कर लिया, अंदर ले लिया। तो अंदर जैसे लिया तो फिर अगला आकृति में क्या हो जाएगा बाबू, ये गायब हो जाएगा। यानी अब भोजन क्या आ गया, इसके अंदर आ गया। जरा समझिए कि एक स्टेप क्या होता है। पहले क्या देखा, अमीबा देखा, भोजन है वहां, गया उंगली जैसी संरचना बना लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कूटपाद कहते हैं। याद रखिएगा, तो कूटपाद की आकृति अगर पूछ दे तो कह देना है उंगली जैसी संरचना होती है। तो क्या करिए, भोजन को ऐसे करके घेर लिया। अब फिर भोजन को घेर करके धीरे धीरे ऐसे क्या करेगा, ये अपने आप में क्या लेगा, सटा लेगा। ऐसे जरा समझिएगा, ऐसे सटा लेगा, ये वाला आकृति मिलेगा। देखिए कोशिका के अंदर। अब फिर क्या होगा, फिर बाद में ये वाला जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला देखिए हट गया। ऐसे था ना, ये वाला क्या हो गया, हट गया। तो ये वाला हट जाता है तो देखिए तो भोजन इसके अंदर आ गया ना। बस यही है इसके भोजन ग्रहण करने की विधि, और इसमें कुछ नहीं है बाबू। और फिर ये जो कूटपाद होता है, उंगली जैसी संरचना होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये फिर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो वही कहता है कि अमीबा अपनी सतह पर अस्थायी उंगली जैसी संरचना बनाती है। अस्थायी, अस्थायी नहीं, फिक्स नहीं। अगर ये फिक्स बना देंगे तो ऐसे रहेगा, तो क्या इसका आकृति निश्चित होता है जो फिक्स बनाएंगे, नहीं। तो अस्थायी उंगली जैसी संरचना बनाता है और जिसकी सहायता से ये क्या करता है, भोजन को अंदर लेता है, यानी ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, क्या करता है, घेर करके ग्रहण करता है और खाद्यान्नी का निर्माण करता है। यही देखो, यही खाद्यान्नी है, खाद्यान्नी का निर्माण करता है और फिर खुद गायब हो जाता है। फिर देखिए इस वाले में गायब हो गया। तो यानी भोजन का जब उसको पकड़ना होगा, जब भोजन का पाचन करना होगा, तो उंगली जैसी संरचना बनाएगा, घेरेगा, खाद्यान्नी का निर्माण किया, फिर गायब हो गया। यही प्रक्रिया चलते रहता है। बात समझ में आ रहा है इतना ठो, यही प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है बच्चा लोग। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है आप लोगों का चलेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला देखते हैं, कोशिका में उपस्थित। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। कोशिका में उपस्थित पाचक एंजाइम। ठीक है, कोशिका में उपस्थित पाचक एंजाइम भोजन को क्या करते हैं, पचाना। देखो यहाँ बचाना है, कहीं कहीं प्रिंट यहाँ पर मिसिंग है, आप लोग टाइपिंग मिसिंग है, देख लीजिएगा। कोशिका में उपस्थित जो पाचक एंजाइम होता है, अब देखिए इस, अब चूंकि सारा जो भोजन का पचना होता है एक ही कोशिका में अंदर होता है, तो इसके अंदर जो होता है बाबू, कौन सा एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम। याद रखिएगा कौन सा एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम। ये पाचक एंजाइम क्या करता है, उस पर रस छीट देता है। जैसे देखिए आपको पता है, आगे पढ़ाएंगे कि हमारे पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो भोजन को जाते हैं उस पर रस छिड़क देता है, भोजन का पचना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है बाबू, पाचक एंजाइम होता है जो भोजन को क्या कर देता है, गलाना यानी पचाना शुरू कर देता है और खाद्यान्नी पूरे कोशिका में वितरित होता है। और यही भोजन क्या होता है, धीरे 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 सभी तरफ घूम घूम कर घूमते रहता है, यहाँ यहाँ घूमते रहता है यह भोजन। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। फिर कहता है कि अनपचय भोजन कोशिका की सतह से लगकर फट जाता है और बाहर निकल जाता है। फिर यानी इसका वेस्ट मटेरियल होता है अनपचा भोजन, जिसको कहते हैं, ये कोशिका के बाहर से लग करके, मन कहीं पे ये कोशिका होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
यहाँ पर इसके साइड में लग करके, कहीं भी साइड में लग करके जो अनपचा भोजन होता है, ये क्या हो जाता है, कोशिका फट जाता है और फिर ये बाहर निकल करके फिर ये अपने आप जुट भी जाता है। यानी जिस तरह से भोजन को पकड़ करता है, ग्रहण करता है, फिर उसी तरह से भोजन को क्या कर देता है, पचाने के बाद निकाल भी देता है। तो हम लोगों को भोजन को निकालने के लिए एक विशेष अंग है, जिसे हम लोग मलद्वार कहते हैं, सुबह सुबह निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोशिका फट करके निकल जाता है। बातें समझ में आ रहा है? यही चीजें हैं, हर चीज है हम लोग में एक विशेष यंत्र के द्वारा होता है, जबकि इसमें अलग चीजें होती है। क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? तो आई होप कि अमीबा में पोषण के चरण समझे होंगे। आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत वीवीआई है कि अमीबा में पोषण का चरण लिखिए। तो ये तीनों चरण पकड़ करके छाप देना है और ये तीनों आकृति आपको क्या कर देना है, बना देना है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में सभी को? ये आपका डायग्राम नोट्स में होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए। ठीक है, आगे देखा जाए, हम लोग आगे समझते हैं बच्चा लोग यहाँ पर कि क्या होता है चीजें। अमीबा में पोषण के चरण समझ में आ गया। चलिए देखा जाए। अब कहता है मनुष्य में पोषण और उसका पाचन तंत्र। मनुष्य में पोषण और उसका पाचन तंत्र। तो हम लोग एक कोशिकीय जीव समझ में आ गया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र। तो चलिए, मनुष्य में पाचन तंत्र के लिए बाबू एक विशेष अंग लगा होता है। यानी जितना भी मनुष्य में पाचन होगा, जो जो क्रिया उसमें विशेष अंग के द्वारा परफॉर्म होता है। सबसे पहली बात है, भोजन कहाँ पे एंटर करता है, मुंह में। तो मुंह से ही भोजन का पचना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर कंठ द्वार आएगा, फिर अमाशय आएगा, फिर आपको अग्न्याशय पढ़ाया जाएगा। छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए भोजन क्या करता है, फिर बाहर निकल जाता है। तो इन सभी चीजों को पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं बाबू, पाचन तंत्र क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र लगा होता है, सिस्टम लगा होता है, जिसमें तुम्हारा मुख गुहिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ये सभी चीजें आते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो शुरू से शुरू करिएगा। भोजन कहां से घुसा, फिर कंठ द्वार। तो कंठ द्वार का कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता। मुख गुहिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, ठीक है। इसके बाद मल द्वार तो बाहर निकालने का कार्य करता है। इतना सारा चीज याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए शारीरिक प्रणाली से, जैसे देखिए मुख गुहिका, ग्रसनी, भोजन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय, मल द्वार, गुदा, ये सब आपका क्या हो गया, ये पाचन तंत्र के अंग है बाबू। ठीक है, चलिए अब आहार नाल के भी बारे में कभी कभी पूछ देता है। आहार नाल क्या होता है, तो देखिए भोजन नाल का मतलब होता है रास्ता। जरा समझिएगा, समझने का कोशिश करिएगा चीजों को। नाल का मतलब क्या होता है, रास्ता। नाल का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो आहार, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। तो अब भोजन का रास्ता, इसका तो अर्थ यही हो गया। तब भोजन जिस जिस रास्ते से होकर के गुजरेगा, उसे ही तो भोजन का रास्ता, दैट मीन्स आहार नाल कहते हैं। तब भोजन कहाँ से शुरू घुसता है, मुंह से। मुंह से घुसेगा, कंठ द्वार होते हुए अमाशय, मलाशय, जो है छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये सभी क्या होगा, आहार नाल का भाग है। ये सभी क्या होगा बाबू, आहार नाल का भाग है। तो आहार नाल के भाग में आप ये भी लिख सकते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, आहार नाल के कौन कौन से भाग है। शुरू से याद रखिएगा, मुख गुहिका, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, मल द्वार। इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना, एक भी गड़बड़ नहीं करिएगा, गड़बड़ करिएगा गलत हो जाएगा। चलिए आगे समझा जाए। अब समझा जाए मुख गुहिका क्या होता है बच्चा लोग। मुख गुहिका, अब देखिए आप लोग विशेष अध्ययन किए होंगे 6 या 7 क्लास में। 7 क्लास में मुख गुहिका में वहां पर बहुत विशेष अध्ययन करके यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ तो चूंकि शॉर्ट में समझाया जाएगा क्योंकि हम पाचन तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। तो मुख गुहिका जब हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, तो मुख गुहिका में अब जब जैसे ही भोजन इंटर करेगा, तो आपको मुख गुहिका में बहुत सारे चीजों को पढ़ना होता है। सबसे पहली बात है तो आपको जीभ के बारे में पढ़ना होगा। देखिए जैसे ही मुख गुहिका में एंटर करिएगा, तो बाबू जीभ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, सबसे पहले तो दांत भी पढ़ना पड़ेगा, जीभ। अब जीभ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जीभ में कई तरह के टेस्टिंग वर्ड पाए जाता है। आपको पता है स्वाद कलिका, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, वो सब पढ़ना पड़ता है। फिर इसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना याद रखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि इसमें होगा, ये पूछा जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है हमारे जीभ में। कितना होता है बाबू, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हम भोजन खाते हैं। तो भोजन खाते समय जो पानी आता है ना, वो क्या होता है, कहां से निकलता है, इसी से निकलता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है।
अब इसके बाद दांतों के बारे में पढ़ना होता है। तो दांत की संख्या कुल होती है 32। दांतों को दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया मिल्क टीथ, दूधिया दांत, एक होता है परमानेंट टीथ यानी प्राइमरी टीथ, परमानेंट टीथ, ठीक है, याद रखिएगा। और परमानेंट टीथ को भी कितने भागों में बांटा गया है बाबू? तो आपको पता है कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, ये सभी चीजें आप 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे साइंस में। तो अभी हम उतना चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिर्फ मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट में निकलेंगे। तो ये अभी हम एक बार याद करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो मुख गुहिका में क्या होता है बाबू? मुख गुहिका में भोजन का सबसे पहले अंतर ग्रहण होता है, यानी इसको अंदर लिया जाता है। क्या किया जाता है? अंदर लिया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला बातें जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मुख गुहिका के संबंध में कि भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहिका से, क्योंकि भोजन इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा लिए तो यहीं से ना कटना शुरू हो गया। भोजन का पाचन का मतलब होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही भोजन का पाचन कहलाता है। तो देखिए मुख गुहिका से ही क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हम लोग इसको यहीं से तोड़ना शुरू कर देते हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक? तब आपको पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है? मुख गुहिका से। तो ठीक है, तो अब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि मुख गुहिका में लार ग्रंथि होती है। तो आपको पूछेगा लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो 3 जोड़ा होता है। हमेशा याद रखिएगा कितना जोड़ा? 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है ना। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलता है? रस निकलता है। बातें समझ में आ रहा है? आप लोग जो मुरही खाते हैं उसमें पानी कहाँ से मिल जाता है? यही चीजें हैं। समझ में आ रहा है? इमली देखते ही क्या चीज निकल जाता है? समझ में आ रहा है? चिपचिपा रस निकलता है। तो ये क्या होता है? भोजन को चिपचिपापन प्रदान करता है। हाँ, ठीक है। तो भोजन को चिपचिपापन प्रदान यही करता है। बातें क्लियर है यहाँ तक? अगर ये नहीं रहता बाबू तो भोजन हम लोग ग्रहण ही नहीं कर पाते। जैसे पानी वाला भोजन तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भोजन जो खाते हैं जो सूखा होता है, जैसे मूढ़ी हो गया, आप लोग रोटी हो गया, ये सब खाते हैं तो सूखा होता है ना। तो सूखा होगा तो क्या होगा? दिक्कत होगा। अब जैसे ही भोजन को अंदर में भेजेंगे, कंठ द्वार बाबू पतला एक लंबा जैसे पाइप होता है, पाइप देखे है ना, पतला पाइप होता है। अब उसी पाइप के भीतर से भोजन घुसता है यहाँ पर, तब पता चलेगा, इसीलिए फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों को भोजन फंस भी जाता होगा कंठ में। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ तक। तो अब इसमें कितना होता है बाबू? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे क्या होता है बाबू? लार का स्राव होता है। क्या होता है? लार का स्राव, यानी लार निकलता है। अब कहता है मुख गुहिका में कार्बोहाइड्रेट का विघटन शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, मुख गुहिका में एक जो हमारा जो पोषण है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है बाबू, तो वो क्या होता है? इसका यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। तो मुख गुहिका में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, यहीं से विघटन शुरू हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्या है बच्चा लोग समझ में आ रहा है इतना तक, कि मुख गुहिका तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो चित्र जो है वो हम आपको बनाने सिखाएंगे, मानव में पाचन तंत्र, है ना, या मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, आप लोग को क्या सिखाएंगे? मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाने सिखाएंगे, पूरा A to Z, कि उसका चित्र कैसे बनता है, कौन सा अंग कहाँ पर होता है। क्लियर है? तो चलिए पहले आप लोग इतना तक कवर अप कर लीजिए। ठीक है, का फिगर देख लेते हैं। ठीक है, कल बताए थे, एक बार फिर से मानव पाचन तंत्र का जो है आप लोगों को फिगर बनाने के लिए सिखा देते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है, मानव पाचन तंत्र का फिगर जानना जरूरी सभी के लिए है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 5 नंबर से कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, क्या? मानव, है ना, पाचन तंत्र का, ठीक है, तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, नामांकित चित्र बनावे। चलिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देख लेते हैं। यानी नामांकित करने का मतलब क्या? नाम के साथ। ठीक है, कहाँ पर क्या है, नहीं है, उनका नाम क्या है। तो चलिए, है ना, बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। जिसको जिसको नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते चलिए, एक एक करके बनते चला जाएगा और अच्छा आसानी से बन जाएगा, ज्यादा आपको इसमें दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात है तो बाबू क्या बना लीजिए? कपाल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? कपाल बना लीजिए। कुछ इस तरह का गोल, है ना, आप कपाल बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से आप फिगर खींच दीजिए। ठीक है,
देखो ज्यादा डिजाइन उजाइन मारने का हमको जरूरी नहीं है बाबू, बस हमको क्या करना है, स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके उसको दे देना है, हमको अंगों से मतलब है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? ये अपना से डिजाइन उजाइन मार दिए वो अलग चीजें हैं। चलिए बच्चा लोग, अब आपको पता है मुंह और यहाँ से जो है क्या जाता है, एक नलिका जाता है, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, कंठ द्वार, निगल द्वार एक ही होता है। चलिए फिर यहाँ से आप क्या करिए, नली गुजार दीजिए और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, डायफ्राम लगा दीजिए। क्या होता है बच्चा लोग, डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम लगा दिए। फिर इसके बाद बाबू क्या होता है, फिर इसके बाद होता है अमाशय। फिर इसके बाद क्या होता है, अमाशय। चलिए एक अमाशय भी बना दिए, छोटा ही हम बना देते हैं। ठीक है, अमाशय। फिर इसके बाद एक आप यकृत बना दीजिए। कौन सा बना दीजिए, यकृत बना दीजिए। ठीक है, क्या बना दीजिए, यकृत बना दीजिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यकृत बताते हैं। ये जो अभी आपका बना है ये यकृत बना है। देखिए किताब में हूबहू नहीं मिलेगा, हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। देखिए जैसा मानव का जो ऑर्गन्स है सेम टू सेम तो मिलने वाला है नहीं, बट आपको हम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहे हैं कि ये क्या है बच्चा लोग, यकृत है। ठीक है, चलिए यकृत के बाद यहाँ से क्या बना दीजिए, एक इस पे है ना, एक इस पे क्या बना दीजिए, अगन्याशय। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बनाइए, यहाँ पर है ना। अब देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है खींच दीजिए। ये हो गया आपका कौन सा आंत बाबू, बड़ी आंत। ये कौन सा हो गया, बड़ी आंत। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग इसमें ऐसे कर दीजिए। ये कौन सा हो गया, बड़ी आंत हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, बड़ी आंत हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको अच्छे से पता है बाबू यहाँ पर क्या होता है। ये जो होता है बाबू, ये जो आपका आया है ना, ग्रहणी, ये क्या होता है, इसमें एंटर कर देता है। इसमें क्या करता है, एंटर कर देता है, एंटर करता है। और ये पूरे नली के समान, ये जो क्या होता है, पूरे नली के समान पूरे फैला होता है। ये पूरे पेटों में क्या होता है बच्चा लोग, फैला होता है। ठीक है, ये पूरे नली के समान आप कुछ इस तरह से जो है इसको क्या करिएगा, फैला दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, फैला देना है। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा, खींच सकते हैं। और फिर ये जो है आप ऐसे इसका जो है निकल जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे नीचे निकल जाएगा। थोड़ा हम इस फिगर को छोटा और कर देते हैं, बना ही लिए होंगे। ठीक है, छोटा फिगर कर देते हैं क्योंकि हमको नीचे भी बनाना है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ओके। अब आपको पता है सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये मलद्वार। ये आपका क्या हो जाएगा, मलद्वार। ये आपका क्या हो जाएगा, मलद्वार हो जाएगा। ये आपका मलद्वार हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो होता है मानव पाचन तंत्र का फिगर बनता है। अब चलिए इसका नामांकित चित्र करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, दीजिए तो आपको एग्जाम में कहेगा नामांकित चित्र लिखने के लिए, तो आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, नाम भी लिखना है। चलिए आपको पता है, शुरुआत करते हैं ऊपर से। और ऊपर में क्या होता है बाबू, तो ऊपर में कहिएगा सर, ऊपर में होता है लार ग्रह। यहाँ देखिए ये है आपका मुख गुहा। ये आपका क्या है, मुख गुहा। ये आपका मुख गुहा है। चूंकि मुख गुहा के अंदर में लार ग्रंथि होती है, तो चलिए वो अंदर में हम लोग देख लेंगे। मुख गुहा हो गया, क्या हो गया आप लोगों का, मुख गुहा। ठीक है, चलिए ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या क्या है, इसका ग्रास नली है। ये क्या है, ग्रास नली है। ये जो नली है इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप या ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, चलिए ये जो आपका ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम, फेफड़ा का जब कहानी पढ़ाएंगे तब आपको हम पढ़ाएंगे कि डायफ्राम क्या होता है। ठीक है, अभी बस डायफ्राम पे चर्चा नहीं करना है, हमको मुख्य पाचन तंत्र लेना है। ठीक है, डायफ्राम हो गया। ओके, चलिए डायफ्राम के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको मैंगो के आकार का दिख रहा है, ये है अमाशय। ये क्या है, अमाशय है। ठीक है, ये क्या है, अमाशय है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को, अमाशय है। ठीक है, चलिए अब आपको जो ये जो दिख रहा है गोल टाइप का, यही है यकृत बाबू। यही है यकृत। यकृत है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। ये जो बाबू है ये है पित्ताशय। ये क्या है, पित्ताशय। ये क्या है, पित्ताशय। इसमें पित्त रस का स्राव होता है। ये क्या है, पित्ताशय है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैल ब्लडर, है ना, गैल ब्लाडर। ठीक है, गल ब्लैडर। ये है अगन्याशय। ये है अगन्याशय। ये है अगन्याशय। ठीक है, ये है अगन्याशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। बातें समझ में आ रहा है?
क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। चलिए ये जो आप नली दिख रही है, जो नली इसमें गया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। इसको इंग्लिश में क्या, ये हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी। और ये जो चारों तरफ इस तरह का डिजाइन दिख रहा है, इस वक्त हम लोग बड़ी आंत, इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। यही है हमारे पास बड़ी आंत। और ये जो घुमा हुआ है चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत। इसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। इसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। किसी को कोई दिक्कत? चलिए छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ठीक है। चलिए ये रेक्टम हो गया, ये जो आपका दिख रहा है ये रेक्टम हो गया, है ना, ये रेक्टम हो गया। और ये एनस, एनस का मतलब होता है मलद्वार, है ना, क्या होता है, मलद्वार, ठीक है। जिस होकर के अनपचा भोजन को हम लोग सुबह सुबह बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मलद्वार हो गया। तो ऊपर से बाबू शुरू से लेकर के नीचे तक आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा नाम है, क्या है, सभी चीजों को याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो चला जाए, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे मुख गुहिका। सबसे पहला बाबू जो भोजन का जो पाचन होता है, वो पाचन शुरुआत कहाँ से हो जाता है, मुख गुहिका से शुरू होता है। अब हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत होता है, जीभ होता है, तो उनके भी बारे में पढ़िए। तो चलिए सबसे पहली बात है, मुख गुहिका के बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे। ये जो जीभ है, जीभ के बारे में समझते थे। ऐसे समझिए ना, जीभ के ऊपर जीभ, तो जीभ एक मांसल संरचना होता है। चूंकि ये पूरा इसमें हड्डी होता है नहीं होता है, ये मांसल संरचना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे देखिएगा जीभ पर आप देखिएगा तो टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएं या स्वाद कलियां। इसी स्वाद कलियां के वजह से हमें कोई भी चीज खट्टा मीठा, है ना, अलग अलग जो स्वाद का पता चलता है, इसी स्वाद कलिकाओं के वजह से पता चलता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है, तो क्या बोलना है, जीभ में होती है, ठीक है, यानी जीभ के ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। स्वाद कलिकाएं होती है, और ये स्वाद कलिकाएं क्या करती है, हमें स्वाद का अनुभव कराती है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है? अब स्वाद कलिकाएं द्वारा भोजन विभिन्न स्वादों जैसे खट्टा मीठा कड़वा आदि का ज्ञान होता है। अब देखो जीभ का एक और काम होता है कि यह जो है भोजन को निगलने का कार्य करती है। अब देखो कोई भी चीज को निगलते हैं, किसके द्वारा निगलते हैं, जीभ के द्वारा ही। बातें समझ में आ रहा है ना? जीभ क्या करता है, पीछे लेता है तो भोजन चला जाता है इस फूड पाइप में। तो अब देखिए भोजन पहले मुंह में था, तो मुंह में हम लोग जीभ की चीजों को पढ़ लिए। अब देखो इस मुंह में यानी मुख गुहिका में दांत भी है, इस मुख गुहिका में क्या है, दांत भी है। तो चलिए दांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो दांतें दिख रहा है ना बाबू, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, जो 4 के सीरीज में बटा हुआ है। जो कितने सीरीज में बटा हुआ है, 4। पहले तो देखिए 16 ऊपर 16 नीचे, याद रहेगा, 16 ऊपर 16 नीचे। और वो 16 जो है ना, ये जो टोटल 32 वो 4-4 के सीरीज में बैठा। आगे जो दू गो दिख रहा है, ऐसे दू ऊपर दू दिखे, जिसको हम लोग ऐसे करके काटते हैं। जैसे कोई चीज को, जैसे मान के चलिए कोई आप लोग जो आके चाय बिस्किट खाते तो इसी से दबा के काटते हैं ना, समझ में आ रहा है? इसको क्या करते हैं, कृंतक बोला जाता है। इसको कौन सा दांत बोला जाता है, कृंतक। कृंतक का अर्थ होता है काटने वाला दांत। तो देखिए ऐसे करिए, दू ऊपर दू नीचे, दू ऊपर दू नीचे, तो टोटल कितना हो गया, 4। याद रखना है, टोटल 4 हो गया। फिर इसके बगल में देखिए ऐसे पूरा नुकीला टाइप का दांत होता है, जिससे हम लोग फाड़ते हैं कोई चीज को। क्या करते हैं, ऐसे मटन दबा के फाड़ते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो एक इधर एक नीचे से, एक इधर एक नीचे से, उसकी भी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। उसकी भी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर इसके पीछे चले जाइएगा अग्र चवर्णक। चवर्णक का मतलब होता है चिबाने वाला दांत, ठीक है। फिर उसका है चवर्णक, 2 दांत पीछे, तो चवर्णक और अग्र चवर्णक। तो टोटल 4 सेट दांत का होता है। कृंतक काटने वाला, रदनक चीरने या फाड़ने वाला, अग्र चवर्णक पीसने या चबाने का कार्य, चवर्णक इसका भी काम होता है पीसने या चबाने का कार्य। तो टोटल 4 सेट में दांत हमारे पास उपलब्ध होता है। अब देखिए मुख गुहिका के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित रहता है। तो मुख गुहिका का देखिए ऊपरला और जबड़ा, ऊपरला और निचला जबड़ा पर ही ना दांत लगा हुआ होता है। अब कहता है प्रत्येक दांत किससे जुड़ा होता है बच्चा लोग, मसूड़े से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मसूड़े से जुड़ा होता है। चला जाए आगे। अब कहता है कि दांतों का ऊपरी परत इनामेल कहता है। देखिए आपका एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, कि सबसे जो है मजबूत, दांतों का सबसे मजबूत जो परत होता है, या फिर हम ऐसे भी कह लो कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत चीजें क्या होती है, तो दांत। याद रखिएगा दांत का जो है इनामेल सबसे मजबूत होता है। दांत जल्दी टूटता नहीं है ना, इसको हथौड़ा से मारिएगा फूटेगा नहीं, सबसे मजबूत होता है। वो तो दांत टूटना मतलब मसूरा से निकल जाना, हम वो नहीं बोल रहे हैं। दांतों का टूटना, यानी हथौड़ा से भी मारिएगा तो दांत जल्दी टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे मजबूत होता है इनामेल। और याद रखिएगा दांतों का ऊपरी परत, ये जो ऊपरी परत जो चमकता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। याद रहेगा।
चलिए, भोजन, अब देखिए दांत जो होता है भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है, पीसने का, और यहीं से ये पाचन की क्रिया को क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब मनुष्य में कुल 32 दांत होता है, आपको अभी तुरंत बताया, और दांत के प्रकार कृंतक, रदनक, है ना, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये आपको अभी हम बता चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा दांतों का 4 प्रकार, है ना, कृंतक, रदनक, चवर्णक, ये अग्र चवर्णक तब चवर्णक, ठीक है। तो अभी हम चारों के बारे में डिटेल कर दिए हैं। आगे देखा जाए, अब मनुष्य के मुख गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो मुख गुहिका में ही लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे 3 तरह के लार निकलते हैं। नाम आपका बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, इसलिए हम नाम ऐड नहीं किए। बस आपको याद रखना है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, लार निकलता है, लार, है ना। देहाती भाषा इज नोन थूक। समझ में आ रहा है? तो वही क्या होता है, लार होता है, और वो भोजन में मिलता है, और जो भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। समझ में आ रहा है? चीजें भोजन में मिल करके वो क्या बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। नहीं तो सुखल सुखल भोजन जाएगा, कंठवा में फंस जाएगा, कंठ में फंस जाएगा बस। कभी भोजन फंसा है ना कंठ में? समझ रहे हो वो चीजें? चलिए, तो क्लियर है चीजें। मुख गुहिका में जो है, अब चलिए मुख गुहिका में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बातें हम लोग दांतों को देखे, फिर इसके बाद जीभों को देखे, और इसमें जो है लार ग्रंथि को भी देखे। तो 3 चीजें याद रखिएगा, ये जो है आपके मुख गुहिका में पाया जाता है। दांत की संख्या पढ़ा दिए, जीभ में एक टेस्टिंग बर्ड पढ़ा दिए, और लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पढ़ा दिए। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक बातें नहीं करोगे, बातें करोगे हम क्लास बंद कर देंगे, समझो, नहीं तो नोट्स लिखा हुआ है, बस हो गया। 5 मिनट में हम यहाँ से वहां तक समझा देंगे, खत्म कहानी, फिर झकते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, याद रखो। हम ऐसे सोच रहे हैं कि पढ़ाने के समय में ही हम सबको याद करवा दें। दिमाग लगा करके ध्यान दो, एक बार में ही सारा चीज समझते हुए चले जाओगे, नहीं तो रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब आगे समझते हैं। देखो, मुख गुहिका से भोजन एंटर करता है इस ग्रसनी में। यहाँ देखिए, यहाँ होता है ग्रसनी, और ये ग्रसनी का 2 भाग होता है। आगे जाकर के ग्रसनी एक ग्रास नली में घुस जाता है। देखिए, यहां से यहां तक पेट तक एक पाइप लगा होता है, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात ये देख लेते हैं, ग्रसनी जो आगे चल करके 2 भागों में बट जाता है, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। यहाँ भी 2 भाग है, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। निगल से द्वार से जो है भोजन सीधे चला जाता है कहाँ, पेट के अंदर, और कंठ द्वार में बाबू जो है यहाँ पर जो है ये स्वर यंत्र होता है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, बोलते हैं, स्वर यंत्र यहीं पे होता है, ठीक है। तो मुख गुहा का अगला भाग क्या होता है जी, ग्रसनी होता है। मुख गुहिका, देखिए मुख गुहिका कौन, ये, इसका अगला भाग कौन, ग्रसनी। अब ग्रसनी, इसमें 2 गो छिद्र होता है, यानी 2 भाग होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार, निगल द्वार और कंठ द्वार। अब देखिए, जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, यानी ये निगल द्वार जो है एक यह ग्रास नली में खुलता है, इसी से भोजन चला जाता है पेट के अंदर। और कंठ द्वार से जो है बाबू, कंठ द्वार जो है वो सांस नली में खुलता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और यहाँ पर इपिग्लोटिस रहता है, जो हमारी सांसों को और भोजन को नियंत्रित करता है। यही देखिए, भोजन और सांस जो है एक साथ जाता है, आप लोगों को पता है। अब कभी भी ऐसा होगा, चूंकि सांस कहाँ चल जाता है, फेफड़ा, और भोजन कहाँ चल जाता है, पेट में। कभी देखे हैं कि भोजन कभी जो है श्वास नली में, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ा में चल गया? अगर ऐसा होगा तो बाबू उस समय बहुत मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। जबकि ऐसा बात नहीं है कि सांस जो है भोजन के करते समय सांस नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं ना। तो इसका नियंत्रण कौन करता है बाबू, इपिग्लोटिप्स करता है। याद रखिएगा, इसका नियंत्रण कौन करता है, इपिग्लोटिप्स करता है। तो भोजन और श्वास का नियंत्रण कौन करता है, इपिग्लोटिप्स करता है। कब इस कंठ द्वार को बंद करना है, जरा इस एक हम आकृति से जरा समझने का कार्य करते हैं, इपिग्लोटिप्स का कार्य, ठीक है। देखो बाबू, इपिग्लोटिप्स क्या होता है, एक इसमें होता है, और यहाँ पर एक इपिग्लोटिप्स लगा होता है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर जो है बच्चा लोग, यहाँ पर जो है मान के चलिए, यहाँ पर जो है ये हम बना देते हैं कंठ द्वार, जरा समझिएगा चीजों को, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कंठ द्वार होता है, यहाँ पर है फेफड़ा, यहाँ पर है फेफड़ा, यहाँ पर क्या है, फेफड़ा है, मान के चलिए फेफड़ा बना दिए हम। अब सांस जो होता है फेफड़ा में जाता है, और सांस किस में जल जाता है, फेफड़ा में जाता है, और भोजन किस में जाता है, पेट में जाता है, यानी अमाशय में जाता है। अब इसका नियंत्रण कैसे होता है, कभी तो भोजन नहीं गया फेफड़ा में, आ जाएगा तो समस्या हो जाएगा, मौत भी हो सकती है उस समय में। कभी कभी हम लोग को हिचकी आती है, देखे हैं
क्यों आता है उनको समझिएगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो बाबू, यहाँ पर जो एक रास्ता होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक रास्ता होता है, समझिएगा चीजों को। यहाँ पर एक रास्ता होता है और उस रास्ता का क्या काम होता है, देखिए यहाँ पर एक रास्ता होता है और यहाँ पर एक फाटक टाइप का लगा होता है, गेट, जिसको हम लोग गेट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये गेट हो गया आपका। अब मान के चलिए हम कहेंगे लड़की निकलो, गेट खुल जाएगा, फिर आप लोग निकलना बंद, गेट बंद हो जाएगा। जरा समझिए चीजों को। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो इपिग्लोटिप्स देता है वो। और इस इपिग्लोटिप्स को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है? मस्तिष्क से मिलता है, ठीक है। क्या चीज से मिलता है? दिमाग से। जब सांस का बारी होता है तो वो जो है इसका यानी फेफड़ा का जो फाटक होता है उसका खोल देता है, तो सांस चला जाता है किस में? फेफड़ा में। और जब भोजन जाता है तो फाटक बंद, तो फाटक बंद, तो भोजन नीचे ससर जाएगा ना, हवा जाएगा, फाटक खोल देगा, घुस जाएगा उधर, फिर बंद। बातें समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये इसका नियंत्रण कौन करता है? इपिग्लोटिप्स करता है। लेकिन कभी कभी देखिए इपिग्लोटिप्स को भी नियंत्रण करने का कार्य करता है दिमाग को। लेकिन कभी कभी हम लोग जो हिचकी कर जाते हैं, है ना, हुचकते हैं, उसका क्या कारण होता है? अक्सर आप लोग देखे होंगे एक समय में दो कार्य करते हैं। किसी किसी को देखे होंगे इधर बैठ के खा भी रहा है, उधर टीवी भी देख रहा है, तो हमारा सारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित रहता है? टीवी पर, सीरियल में देखने में। और आजकल का सीरियल क्या होता है आप लोग देखे होंगे, अगर सास बहू को एक झापर मारी है तो उसको 1000 बार दिखाती है, लगते रहेगा 1000 बार, जब तक 5 मिनट नहीं पूरेगा तब तक हटाता नहीं है, कई बार उस सीन को दिखाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चीजें समझिए कि इसका दिमाग का नियंत्रण, दिमाग जो है इपिग्लोटिप्स को नियंत्रण कर रहा है। इधर से हम दबा रहे हैं, दे रहे हैं, भोजन भी खा रहे हैं, और दिमाग उधर सीरियल देखने में व्यस्त है, तब नियंत्रित तो कर रहा था दिमाग ही। तो इपिग्लोटिप्स पूछता है, जब भोजन हम लोग मान के चले, अब देखो भोजन चिबा लिए, निगल द्वार में भेज भी दिए, तो अब मेन काम है क्या कि भोजन के साथ साथ वायु भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। तो आप इपिग्लोटिप्स पहले ऑक्सीजन को ना घुसाएगा, ऑक्सीजन घुस जाता फिर कंठ बंद कर देगा, फिर वो जो है भोजन चल जाएगा आमाशय में। तो अब इसको इंस्ट्रक्शन मिल ही नहीं रहा है दिमाग से, अब दिमाग उधर सीरियल देखने में व्यस्त है, जब झापर लगता है तो और दिमाग उधर चल जाता है। बातें समझ में आ रहा है? अब इसको इपिग्लोटिप्स पूछता है दिमाग से कि बताइए क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है, तब ना हम उस हिसाब से फटकवा बंद करेंगे। अब दिमाग कुछ बोलिए नहीं रहा है, ये भाई साहब कंफ्यूज, इसको तो निर्देशन मिलेगा तब ना, ये कंफ्यूज है, इसको लगता है सांस आ रहा है, चलो खोल दो फाटक। अब फाटक खोल देता है, तब चूंकि सांस नली का फाटक बहुत पतला होता है, उसमें महीन कण ही घुस सकते हैं, भोजन का थोड़ा सा कण ही घुस सकता है, पूरा भोजन नहीं घुसेगा, तो फाटक पतला होता है। तो संजोग से क्या होता है कभी कभी जो होता है बाबू कि भोजन का कुछ कण जो होता है कहाँ पे चल जाता है? फेफड़ा में। अब एक बात बताइए, अब फेफड़ा को ग्रहण कौन करेगा? फेफड़ा जो ग्रहण करता है ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसको तो हवा चाहिए। आई देखता है तो भोजन आ गया है, ये कहेगा हमरा दियाद नहीं है, ये कहेगा हमरा पार्टी है, मार के भगाओ इसको। तो इधर से देखो बाबू, इधर जितने भी छोटे छोटे वायु कोष होते हैं आपको पढ़ाएंगे, जब श्वास नली के बारे में पढ़ाएंगे, रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में ही, तब आपको फेफड़ा जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे वायु कोष के बारे में। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? वायु कोष होते हैं। वो वायु कोष क्या करता है? जान जी लगा करके धक्का मारता है, तो इधर से धक्का मारता है तो जो भोजन का कण होता है चल जाता है कहाँ पर? बाहर इस नली के, अब बाहर से जो है रास्ता मुंह के माध्यम से आगे जो है निकल जाता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं हिचकते हैं तो भोजन जो है आगे भी निकल जाता है। बातें समझ में आ रहा? फिर पानी पीते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो ये कुछ कहानी था बाबू इपिग्लोटिप्स का, ठीक है। इपिग्लोटिप्स का कहानी ये था जो भोजन और श्वास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हर किसी अंग का बाबू अपना इंपॉर्टेंस होता है, और सभी को कौन कंट्रोल करके रखता है? दिमाग कंट्रोल करके रखता है। चीजें क्लियर है? तो कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, कंठ द्वार के आगे चौड़ी पट्टी होती है जिसे इपिग्लोटिप्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंठ द्वार में कौन सी एक चौड़ी पट्टी होती है, तो याद रखना है इपिग्लोटिप्स, ठीक है। इपिग्लोटिप्स भोजन और श्वास का नियंत्रित करता है। चीजें क्लियर है? तो चलिए अब देखिए निगल द्वार जो है आहार नाल का अगला भाग है जो ग्रास नली में खुलता है। चलिए इसको देखते हैं। तो अब आपको पता है भोजन कहाँ चला जाएगा? तो कंठ द्वार से मतलब है भोजन को, तो ग्रास नली में जाएगा। अब ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखिए ग्रास नली जो है ये क्या कहता है, ठीक है। ग्रास नली के बारे में देखा जाए, ग्रास नली की दीवार में जो है देखो सबसे पहली बात है तो क्या होता है? कर्मानुकुंचन होता रहता है, यानी शिथिलन होता है, ऐसे वाइब्रेटिंग टाइप का। अब एक बात बताइए, कोई भी पाइप है, अब पाइप में सिर्फ भोजन डाल दीजिएगा, कुछ कुछ ठोस पदार्थ, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हो सकता है फंस जाए। लेकिन अगर वो पाइप वाइब्रेशन करता रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ भी डालेंगे तो नीचे ससर जाएगा।
तो हमारे जो निगल द्वार जो होता है, ये जो पाइप होता है, फूड पाइप होता है, इसमें परमाणु कुंचन होते रहता है, यानी ऐसे फूलता है, पुचकता है, यानी वाइब्रेटिंग होते रहता है। और वाइब्रेटिंग होने की वजह से जो है हमारा जो भोजन होता है वो किसमें चला जाता है, वाइब्रेटिंग होने की वजह से वो जो भोजन है धीरे 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 सरकता हुआ कहां पर चल जाता है, पेट में चला जाता है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए भोजन कहां तक पहुंच चुका है, अमाशय में। अब अमाशय के बारे में पढ़ते हैं, चीजें क्लियर है। देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। समझिए, ये जो आपका जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, इसको पूरा डिटेल से हम कहेंगे कि टेस्ट में दे देंगे, इसको पूरा विस्तार से समझाइए। तो आपको विस्तार से समझाने के लिए पहले तो फिगर बनाना होगा, फिगर बना कर करके फिर इसके बाद मुख गुहिका लिख करके पूरा मुख गुहिका का डिटेल करना होगा। मुख गुहिका में दांत, जीभ, लार ग्रंथि सबको लिखना होगा। फिर आइएगा आप किस में, समझ में आ रहा है, किसमें आइएगा, निगल द्वार और कंठ द्वार में। फिर निगल द्वार और कंठ द्वार को डिटेल करना होगा। फिर भोजन सरकता हुआ कहां तक चल गया, अमाशय। फिर आपको अमाशय के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये होता है मनुष्य का पाचन तंत्र। याद रखिए शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां तक हो रहा है, इतनी सारी चीजों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ग्रास नली से भोजन कहां चला गया, धीरे धीरे सरकता हुआ अमाशय में पहुंच गया। तो चलिए अब अमाशय में भोजन का कहानी क्या होता है, पचना शुरू होता है। तो अमाशय में दो तरह का जो है अम्ल का स्राव होता है, याद रखिएगा। अमाशय में दो तरह का अम्ल का स्राव होता है। सबसे पहली बात है, जो अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कौन सा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को क्या करता है, यह भोजन को क्या करता है, पचाता है, गलाने का कार्य करता है। अब मान के चलिए हो सकता है आप कभी कभी भोज में जाते हैं, भोज में तो 100% सब कीड़ा मकोड़ा सब खाते हैं, वो हमको भी पता है, ताकि भोज का खाना में हमेशा 2-4 गो कीड़ा जरूर रहता है फोरन के तौर पे। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आप लोग एक जगह हम देखे थे, नीचे में ऐसे पकवान बन रहा है, नीचे में ऐसे आग जल रहा है, पकवान, उसके ऊपर क्या लगा था, एक बल्ब लगा था। अब बल्ब का कीड़ा एक दो इसी में गिर रहा था, तो वो फोरन के तौर पे जा रहा होगा। और वो कभी कोई कोई कीड़ा नुकसानदायक होता है, तो अब क्या करता है, भोजन के माध्यम से चला जाता है पेट में। तो पेट में गया तो सबसे पहली बात है क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर रस छिड़केगा। बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये समझिए, तेजाब देखे हैं, तेजाब से भी खतरनाक होता है, गला देता है भोजन को। तो गला पचा देता है, जिससे जीवाणु जो होता है नष्ट हो जाता है, बैक्टीरिया जो होता है मर जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। और यह जो है भोजन को क्या करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पेट में ऐसा कौन सा एसिड है, अम्ल है, या कौन सा जो है यहाँ पर अम्ल है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, तो याद रखना है आप लोगों को, कौन सा जीवाणु है, ये अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रहेगा। ये भोजन के साथ आए जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है, और भोजन को क्या कर देता है, शुद्ध करता है, पचाता भी है, गलाता भी है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब पेट में दूसरा जो है क्या होता है, जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस। और ये जठर रस से कौन सा जो है, किस जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, क्या होता है, जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, अब देखिए जठर रस होता है दो प्रकार का, पेप्सिन और रेनिन। अब देखिए पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब देखिए चूंकि हम लोग जो भोजन करते हैं, प्रोटीन वाला भी भोजन करते हैं, जैसे दाल खाए तो दाल में होता है प्रोटीन, तो क्या कर देता है, उस प्रोटीन को सबसे पहले किस में तोड़ता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है भोजन पचेगा तभी जाकर के हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। तो अब जो हम लोग भोजन खाते हैं उसी में ना सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, 4-5 प्रकार के पोषक होते हैं। तो पोषक तत्व में हर किसी का, हर कोई अम्ल का अपना अपना काम होता है। वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, वो पेप्टोन को तोड़ता है, वो कोई प्रोटीन को तोड़ेगा, कोई वसा को तोड़ता है। सब अम्ल का अपना अपना काम होता है। तो ठीक उसी तरह से जो है पेप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को तोड़ करके किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को तोड़ करके किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। ठीक उसी तरह से रेनिन क्या करता है, यह दूध के प्रोटीन को पचाता है। जैसे देखिएगा एक छोटा सा बच्चा जो नवजात शिशु जो अपनी माँ का दूध पीता है, उसका बस यहीं तक अमाशय में ही पच जाता है। उसका कहाँ पर पच जाता है, भोजन अमाशय में ही पच जाता है, क्योंकि वह दूध जो पीता है, माँ का दूध में क्या होता है बाबू,
प्रोटीन होता है। तो दूध का पाचन जो है सिर्फ पेट में ही हो जाता है, रेनिन में होता है, इसका बाकी आगे नहीं बढ़ता है। जबकि यह देखिए, यह जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला है, यह पेप्टोन आगे भी जाता है, फिर पेप्टोन अलग चीजों में टूटता है, पेप्टाइन में टूटता है, फिर तब जा करके हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तब वो जा करके क्या होता है, जब उसको कोशिका तक भेजा जाता है तब ऊर्जा मिलता है। तो बातें समझ में आ रहा है सभी को? तो ये अभी पूरा रूप से बदला नहीं है, जबकि दूध के प्रोटीन को यहीं पर क्या किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, यहीं से तोड़ दिया जाता है। बातें समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो याद रखिएगा। अब चलिए अमाशय के भी बारे में जान लेते हैं। अमाशय में कौन कौन सा रस होता है, ये चीजें तो बता दिए, 2 तरह के रस होता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा।